बीबीसी दुनिया में आज देखिए, फलस्तीनी जमीन पर कब्जा करते इजरायली सेटलर्स। युद्ध के बीच वेस्ट बैंक में फलस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं कट्टरपंथी इजरायली सेटलर्स की मदद कर रहे हैं इजराइल के ताकतवर संगठन। दिखाएंगे खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। नेतन्याहू की माफी की भी करेंगे आगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन के पोल्तावा शहर में मिसाइल हमले में कम से कम 49 की मौत। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाया हमले का आरोप। कहा बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया हमला। कहा हमले की कीमत चुकानी होगी। मंगोलिया दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति उकनागिन कुरेलसुखी से हुई मुलाकात। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट के बावजूद मंगोलिया पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति। आईसीसी का सदस्य है मंगोलिया, इसी वजह से दौरे को लेकर उठे सवाल। प्रवासियों को फ्रांस से ब्रिटेन ले जा रही नाव पलटी, कम से कम 5 की मौत। नाव में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। फ्रांसीसी कोस्ट गार्ड चला रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कवर स्टोरी पर चर्चा करने से पहले बात आज यूक्रेन पर हुए रूसी मिसाइल हमले की, जिसमें कम से कम 49 लोगों की मौत की खबर है। यह हमला पूर्वी यूक्रेन के शहर पोल्तावा में हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस हमले में 180 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन काफी मुश्किल भरा रहा। Дорогі українці, українки, отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, 2 балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку. Люди опинились під завалами, багатьох вдалося врятувати, більш ніж 180 людей поранені. और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी मॉनिटरिंग के विटाली शेवचेंको। सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं कि हमले में तबाह हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सेना से कुछ संबंध हो सकता है, खासकर कि सिग्नल्स यूनिट का, जहां यूक्रेनी सेना के सदस्यों को ट्रेनिंग दी जाती है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि आज का दिन पोल्तावा के लिए बेहद दुखद है। उनके मुताबिक रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और जिन प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, वहां से लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। लोग बॉम्ब शेल्टर की ओर भाग रहे थे कि उन पे हमला हुआ। और बात इजराइल और गाजा की। लगभग 11 महीने से चल रही इजराइल हमास जंग की वजह से गाजा में भयानक तबाही हुई। इजराइल गाजा में जंग की कीमत वेस्ट बैंक में कई फलस्तीनियों को भी चुकानी पड़ी है। जंग शुरू होने के बाद से ही वेस्ट बैंक के कई इलाकों में इजरायली सेटलर्स के हमले बढ़ गए। कैसे सेटलर्स की मदद कर रहे हैं इजराइल के ताकतवर संगठन? कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। हमास ने जिन्हें बंधक बनाया था, गाजा में शनिवार को उनमें से 6 लोगों के शव मिलने के बाद और इन इजरायली बंधकों को वापस लाने में नाकाम रहने पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के लोगों से माफी मांगी है और इसे लेकर इजराइल में दूसरी रात भी प्रदर्शन होते रहे। बंधकों को छुड़ाने की उनकी मंशा पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। साथ ही उनकी मांग ये भी है कि युद्ध विराम पर समझौता हो ताकि और बाकी बंधकों को बचाया जा सके। हमास का कहना है कि अगर सीज फायर को लेकर समझौता नहीं हुआ तो और बंधकों की जान भी जा सकती है। बीती रात नेतन्याहू ने माफी तो मांगी, लेकिन साथ ही हमास को चेतावनी भी दी। אמרתי למשפחות, ואני חוזר ואומר גם הערב, אני מבקש את סליחתכם שלא הצלחנו להביא אותם חזרה בחיים. היינו קרובים, אבל לא הצלחנו. ואני חוזר ואומר גם הערב, ישראל לא תעבור לסדר היום על הטבח הזה. החמאס ישלם על כך מחיר כבד מאוד. नेतन्याहू इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इजराइल को गाजा फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण करना चाहिए, जो कि रणनीतिक रूप से अहम जगह है और हमास के साथ बातचीत में भी इस जगह की भूमिका है। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं यरूशलेम से बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी कल रात भी सड़कों पर मौजूद रहे। कल यहां हड़ताल बुलाई गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू समझौते के लिए पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी आलोचकों के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब भी झुकते नजर नहीं आ रहे। बीती रात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये साफ कर दिया कि हमास के साथ किसी भी डील या सीज फायर समझौते में दक्षिणी गाजा से इजरायली सेना के पीछे हटने की शर्त नहीं शामिल होगी। वो चाहते हैं कि सीज फायर के दौरान इजरायली सेना मिस्र और गजा के बीच बफर जोन में मौजूद रहे।
ताकि सीज़फायर के दौरान हमास को एक बार फिर से हथियारों से लैस होने का मौका न मिल सके। लेकिन कई लोग उनकी बात से सहमत नहीं हैं। इनमें वैसे लोग भी हैं जो सड़कों पर हैं और वो भी जो उनकी सरकार में शामिल हैं। पिछले साल अक्टूबर में इसराइल हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद यहूदी सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में मौजूद दूसरे फलस्तीनी इलाकों में ज़मीन को हथियाने के लिए अभियान तेज किया। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक यहाँ से 1500 फलस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। 6 महीने से ज़्यादा वक्त से BBC आई इन्वेस्टिगेशन ने गैर कानूनी चौकियों में रह रहे सेटलर्स की गतिविधियों की पड़ताल की कि कैसे उन्हें एक इजरायली सरकार से जुड़ी संस्था मदद कर रही है। इस बारे में नई जानकारी सामने आई है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहने वाली आयशा और उनके पति नबील का कहना है कि उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। उसने सोलर पैनल्स तोड़ डाले जिसकी वजह से बिजली नहीं है। उसने मुझे मारने की धमकी दी। वो मोशे शारवीट नाम के इस शख्स पर आरोप लगा रही हैं। क्या तुमने मेरे हथियार को छुआ? ये जंग का वक्त है। क्या तुम्हें हिब्रू समझ नहीं आती? पर मोशे शारवीट यहाँ अपनी मौजूदगी की कुछ अलग ही वजह बता रहे हैं। वो वेस्ट बैंक में एक सेटलमेंट में अनधिकृत रूप से रहते हैं। इसे आउटपोस्ट कहा जाता है और ये इसराइली और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कानूनों के हिसाब से अवैध है। मोशे के इस आउटपोस्ट या इस जैसी चौकियों में अक्सर खेत होते हैं। जब गजा में जंग शुरू हुई तब से यहाँ ऐसी चौकियों की संख्या बढ़ी है। चौकियों के जरिए इसराइली सेटलमेंट्स को वेस्ट बैंक के और अंदर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है ताकि जमीन के बड़े हिस्से पर नियंत्रण किया जा सके। BBC आई इन्वेस्टिगेशन ने वेस्ट बैंक में मौजूद 196 आउटपोस्ट्स की लोकेशन से जुड़े डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि इनमें से आधे से ज्यादा चौकियां पिछले 5 सालों में बनी हैं। देखिए उन्होंने घर की क्या हालत कर दी। जबरन घर छोड़ने के 2 महीने के बाद आयशा और नबील जब अपने घर वापस आए तो हम उनके साथ गए। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ? उसने ऐसा क्यों किया? उसने इसे चाकुओं से काट दिया। मेरा घर जिसे बनाने के लिए मैंने अपना ब्रेसलेट तक बेच दिया। मैंने इसे दोबारा बनवाया था। और जिस सेटलर की वजह से उन्हें घर छोड़ना पड़ा वो वहाँ दोबारा पहुँच गया। ये यही है। इस साल की शुरुआत में मोशे शारवीट उन सेटलर्स में से थे जिन पर वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए थे। हमें ये भी पता चला है कि कैसे द वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे इस्राएली सरकार से फंड मिलता है, उसके एक विभाग ने इनमें से कुछ सेटलर्स के साथ काम किया। इस्राएली एनजीओ को मिले दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे WZO ने सेटलर्स को कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जमीन के बड़े हिस्से आवंटित किए। इनमें किसी भी तरह की निर्माण की इजाजत नहीं है, पर जिन सेटलर्स ने यहाँ पर चौकियां बनाई हैं, हमने उनमें एक पैटर्न देखा। ये एक ऐसी संस्था है जिसके पास वेस्ट बैंक में जमीन का बड़ा हिस्सा है। ये ऐसी जमीनें हैं जो इस्राएली प्रशासन ने इस्राएली सेटलर्स या उनकी बस्तियों के लिए रखी हैं। वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस्राएली सरकार दोनों ने ही इसे लेकर हमारे सवालों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही मोशे शारवीट ने। तो हम सीधे उनसे मिलने उनकी चौकी पर चले गए। शायद वो कोई दूसरा मोशे होगा। यहाँ पर कई सारे मोशे रहते हैं। No, it was you, Moshe Sharvit, who sanctioned internationally. So you let the Palestinian families return to this area. मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद मोशे शारवीट जैसे सेटलर्स में बिल्कुल भी डर नहीं है। साथ ही वो और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। और बुलेटिन में आगे दिखाएंगे कोक स्टूडियो में पहुंचे पाकिस्तानी चरवाहे की कहानी। और बात सिंगापुर की, जहां लोगों की उम्र लंबी हो रही है लेकिन साथ ही बढ़ रही है अकेले रहने वाले रिटायर हो चुके लोगों की तादाद भी। ऐसे में इन लोगों की देखभाल के लिए सिंगापुर सरकार ने एक तरीका निकाला है और वो ये है कि रिटायर हो चुके लोग काम करना जारी रखें। कैसे? BBC संवाददाता निक मार्श ऐसे ही लोगों से मिलने और ये जानने पहुंचे। मैडम गो शहर के इस हिस्से में मशहूर हैं। जो लोग अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते उन तक वो लंच और डिनर पहुंचाती हैं। मैडम गो अकेले रहती हैं और एक स्कीम से जुड़ी हैं जिसके जरिए उन लोगों को अपने समुदाय के लोगों के लिए काम करने के बदले सरकार पैसे देती है। मैं घर पर सोती हूँ और झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ। जब ये मौका मुझे मिला तो मैंने इसे लपक लिया
ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दे सकूं। साल 2026 तक ये एक उम्र दराज लोगों का देश बन जाएगा, जहां हर 5 में से एक शख्स की उम्र 65 साल से ऊपर होगी। आमतौर पर लोग जल्द रिटायर होकर जिंदगी मजे से जीना चाहते हैं, पर आर्थिक तौर पर इससे मुश्किल होगी और ये सरकार के लिए बोझ बन जाएगा। उम्र दराज लोग भी काम करें तो मुश्किल का हल हो सकता है, लेकिन कईयों को शायद इसमें मजा नहीं आएगा। मैं काम कर सकता हूँ, हालांकि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, और अगर करना भी हो तो कौन आपको नौकरी दे रहा है? उन्हें युवाओं की तलाश है। और सिंगापुर की सरकार ये जानती है, वो कंपनियों को पैसे दे रही है ताकि वो 60 साल से ऊपर के लोगों को काम पर रखें, जिनके वेतन का एक हिस्सा सरकार भी देगी। काम करने वालों की उम्र जितनी ज्यादा होगी, कंपनी को उतनी ही ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। लोगों को काम पर वापस आने के लिए मनाना एक बात है, लेकिन रोजगार देने वालों को ऐसे लोगों को नौकरी पर रखने के लिए तैयार कराना एक बड़ी चुनौती है। सरकार को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर का नजरिया उम्र को लेकर बदले। रिटायरमेंट से एदना एदना सिंगापुर के एक बड़े बैंक में 50 साल से काम कर रही थीं। अब वो अस्थायी वर्क स्कीम के जरिए फिर से काम कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या पार्ट टाइम नौकरी आती है तो मैनेजर्स के पास अनुभवी वर्कर्स का एक पूल मौजूद होता है, जिससे वो लोगों को चुनते हैं। अगर सेहत ने साथ दिया तो मैं काम करती रहूंगी। अगर उन्हें मेरी जरूरत पड़े या मदद चाहिए तो मैं काम जारी रखूंगी। उधर मैडम गो से हम जिस दिन मिले उस दिन वो डबल ड्यूटी पर थीं। यहाँ वो लोकल एक्सरसाइज क्लास में अटेंडेंस ले रही हैं। वो भी यही कहती हैं कि जब तक शरीर साथ देगा वो काम करती रहेंगी। ये एक ऐसी समस्या है जो सिंगापुर के साथ साथ दूसरे देशों में भी चुनौती बनेगी। और पाकिस्तान के एक शख्स को उसकी आवाज ने फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। ये कहानी है निज़ाम तोरवाली की, जो चारागाह से पहुंच गए पाकिस्तान के कोक स्टूडियो, जहां उनके हुनर को मंच मिला और उसके बाद वो मशहूर हो गए। कैसे, जानिए बीबीसी संवाददाता बिलाल अहमद की रिपोर्ट में। स्वात के तापसी बान इलाके के रहने वाले निजामुद्दीन ने हाल ही में पाकिस्तान के कोक स्टूडियो में तोरवाली भाषा में एक गाना गाया। जो एक तोरवाली भाषा में गाया जाने वाला पारंपरिक गीत है, जिसे खुशी और गम में गाया जाता है। निजामुद्दीन आसपास के इलाके में भेड़ बकरियां चराते हैं। कुछ सैलानियों ने निजाम का गाते हुए वीडियो बनाया, जिसके बाद उनका गाना कोक स्टूडियो तक पहुंच गया। मेरे पूरे परिवार में मैं ही अकेला हूँ जो जो गाता हूँ। मैं बचपन में जो को सुनता था और सीखता था। मुझे जो को गाना बहुत पसंद है। दोपहर के वक्त मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता हूँ, भेड़ों की देखभाल करता हूँ और जो गाता हूँ। इस गाने के बाद निजाम काफी मशहूर हो गए और लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते हैं। कोक स्टूडियो में गाने से पहले कोई मुझसे दुआ सलाम या फिर हाथ नहीं मिलाता था। अब कई लोग मुझसे मिलने आते हैं, सलाम करते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। लोकप्रिय होने से पहले भी मेरे गांव में भी मुझे कोई नहीं जानता था। निजाम के समुदाय के लोग उनके गाने से बेहद खुश हैं। पहले हम लोगों का इलाके का किसी का पता भी नहीं था, हम लोगों का ज़बान का भी किसी का पता नहीं था। जब निजाम ने जो गाना गाया था ना, उसके वजह से अभी यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग का काम शाम भी अच्छा चल रहा है और ये इलाका भी किसी का समझ आ गया। जो ज़बान था हम लोग को वो सब को पता चल गया कि ये तोरवाली एक ज़बान है यहाँ पे। निजामुद्दीन पढ़ना चाहते हैं और साथ में दूसरी भाषाओं में गाने का इरादा भी रखते हैं। मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि हमारे इलाके में गैस नहीं थी और बिजली नहीं थी, क्योंकि सुविधा भी नहीं थी और ना ही कोई पुल। स्कूल काफी दूर था और इसी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। हमारे इलाके में सभी लड़के अनपढ़ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में सड़कें, गलियां, पुल और स्कूल बनाए जाएं। और आप एक्स पर मुझे फीडबैक दे सकते हैं @BBC सारिका पर। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे, BBC हिंदी के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव।